हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं सीए इंटर पेपर नंबर 6 में एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम है एफएम एसएम। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, वैसे तो आपके ग्रुप 2 का लास्ट एग्जाम है, चाहे ये लास्ट एग्जाम है बट हम इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बहुत मजे से, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से मैं आपको इसकी तैयारी करवाने वाला हूं। देखना, ये आपका पेपर 50-50 नंबर का है। अब आपको पता है टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें उसके दो पार्ट्स हैं। 50 मार्क्स की एफएम होगी और 50 मार्क्स की आपकी एसएम होगी। तो ये जो बैच है पर्टिकुलरली आज से जो हम शुरू करने वाले हैं, मेजरली एफएम के अराउंड रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अराउंड रहेगा। दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जो मेजरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमने अलग से बैच लिया है जो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। चाहिए तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो, बट ये बैच जैसे मैंने बताया पर्टिकुलरली एफएम से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। बट एक बारी सब्जेक्ट में जाने से पहले, इससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू दूं, पहले मैं एक बार आपको खुद का ओवरव्यू दे देता हूं कि मैं कौन हूं, ताकि आपको पता हो हु इज योर मेंटर, आप किससे बात कर रहे हो और किससे ये सब्जेक्ट समझने वाले हो। दोस्तों मेरा नाम सीए शुभम गुप्ता है, इतना तो आपको पता ही होगा, राइट। तो मैंने सीए फाइनल में जब मई 21 या जुलाई 21 में एग्जाम्स हुए थे, तब मेरा ऑल इंडिया रैंक 10 था और नॉर्थ इंडिया में रैंक 1 था। सर अगर आपकी फाइनल में इतनी अच्छी रैंक थी तो हो सकता है कि आपकी इंटर में भी रैंक रही हो। नहीं दोस्तों, आपकी सोच बहुत अच्छी है, बट मैंने इंटर में अपनी रैंक 3 मार्क्स से मिस कर दी थी। तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट 3 नंबर से मेरी रैंक रह गई थी। तो मुझे वो दिल में कहीं ना कहीं रह गया था कि मुझे वो चीज़ों में इंप्रूवमेंट करनी है। मैंने बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूव किया, बहुत सारी चीज़ों को नए तरीके से करने की कोशिश की ताकि मैं फाइनल में रैंक स्कोर कर पाऊं। और दोस्तों ये मिला मुझे रिजल्ट। तो इस बैच में मैं आपको वो सब टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूं जो मैंने पर्सनली खुद फॉलो करी हैं, जिसकी मदद से आई वॉज एबल टू स्कोर अ रैंक। सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना वॉज अ डिफरेंट थिंग, बट दोस्तों इस बैच में हम बहुत कुछ बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से समझने वाले हैं। तो जस्ट मेरे साथ आप बने रहिए और मेरा साथ आप देते रहिए, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा मैंने सीए फाइनल में जो फाइनेंस का सब्जेक्ट है 83 मार्क्स स्कोर किए थे, तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन फाइनेंस स्टार्टिंग से ही। और सीएफए लेवल 1 जो एक यूएसए की डिग्री है सीएफए की, वो मैंने लेवल 1 क्लियर कर रखा है। इसके अलावा तो बीकॉम की डिग्री है ऑनर्स, वो तो आप भी शायद साथ साथ कर रहे होगे, तो बीकॉम साथ साथ करी हुई है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट मी एकेडमिकली। बट दोस्तों अगर बात की जाए प्रैक्टिकली, तो 3 साल का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस वो तो हमारे टाइम पे था ही, बस इसके अलावा सीए क्लियर करने के बाद मैंने बिजनेस कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग करा है। तो उधर जो फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं, अमेरिकन क्लाइंट्स, जापानीज क्लाइंट्स, उनकी बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझा, बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो काफी अच्छी अच्छी कंपनीज जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, कोका कोला हो गया, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स, तो उनपे हमने काम किया है। तो उधर से मेरे पास बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, रियल लाइफ नॉलेज है, जो मैं आपके साथ इस बैच में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे कुछ एक स्टॉक मार्केट की डिस्कशन भी करेंगे, ताकि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत अच्छे से नॉलेज ले पाओ। इसके अलावा कुछ अगर न्यूज रिसर्च होगी, कभी कभी हम न्यूज एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं एफएम, इसका रेलेवेंस क्या है। आईसीएआई ने क्यों ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी में डाला, क्यों आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों अगर मैं टॉप डाउन अप्रोच की बात करूं, यानी सबसे पहले हम फ्यूचरिस्टिक देखते हैं, फिर आज के दिन आएंगे। अच्छा दोस्तों, पोस्ट सीए जब आप सीए बन जाओगे, सबसे पहले तो ये कितनी खुशी की बात है कि आप लोग सीए बन चुके हो। तो जब आप सीए बन जाओगे दोस्तों, तब इस सब्जेक्ट की वजह से जो नॉलेज हम इस सब्जेक्ट में लेने वाले हैं, उस वजह से आपको बहुत सारी फाइनेंस की प्रोफाइल्स में जॉब मिल सकती है, या फिर आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इस सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट में, उसको यूज कर पाओगे। सर आपने फाइनेंस के रोल्स की बात की, एक बार हमें नाम तो बताओ कौन कौन सी जॉब्स हमें मिल सकती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टिंग हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशंस हो गया, वैल्यूएशंस हो गया, इक्विटी रिसर्च हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया,
स्टॉक ब्रोकर्स हो गए। दोस्तों बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, और मैं अगर एक बात बताऊं ना, ज्यादा पैसा भी फाइनेंस में ही है। अगर आपने देखा होगा जो भी अच्छे सीएस हैं, रैंकर्स हैं, या फिर जो बच्चों का गोल रहता है, क्या रहता है कि हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, हमें प्राइवेट इक्विटी में जाना है। क्यों होता है दोस्तों ऐसा? एक तो फैक्टर ये है कि आपको दिल से फाइनेंस करने का मन करता है, आप दिल से बहुत अच्छा लगता है फाइनेंस। जैसे कि मैंने दोस्तों 18 की ईयर की एज में ही डीमैट अकाउंट खोल लिया था। तब से कभी ना कभी रेगुलर ट्रेडर रहा हूं और इन्वेस्टर भी रहा हूं, क्योंकि जो फाइनेंस है ना वो मेरे दिल में है, मेरे खून में है। तो अगर ये जुनून, ये पैशन आपने डेवलप कर लिया दोस्तों इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, तो देखना आप भी बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ट्रेडर तो बन नहीं जाओगे, बल्कि अगर आप फ्यूचर में कुछ एक जॉब करने जा रहे हो फाइनेंस की लाइन में, तो वो बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स रहती हैं जिनमें फिक्स्ड पैकेज कम से कम 50 लाख का रहता है। सिर्फ फिक्स्ड की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा अदर वेरिएबल कंपोनेंट्स रहते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी हो गया, काफी सारा पैसा उधर आपका इंतजार कर रहा है। बट दोस्तों उधर जाने से पहले हमें इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी नॉलेज हमें यहां पे मिल रही है उसको समझना कंसेप्चुअली। एग्जाम्स तो देखो आप क्लियर कर ही लोगे, अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम्स क्लियर करने से नहीं कोई रोक पाएगा। बट हमें यहां तैयारी करनी है एक अच्छे सीए बनने की, ताकि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में अच्छे से डील कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके यहां पे सीए फाइनल सब्जेक्ट में एक एएफएम करके सब्जेक्ट है, या फिर एसएफएम जो पहले हुआ करता था। दोस्तों प्योरली और प्योरली ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है, फाइनेंस का ही सब्जेक्ट है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हम आज के दिन बनाने वाले हैं, फाइनेंस में बनाने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट्स आपको सीए फाइनल में भी हेल्प करेंगे जब आप ये एएफएम सब्जेक्ट की तैयारी करोगे। अच्छा, फिर दोस्तों अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, आपको पता होगा कि जब आप आर्टिकलशिप कर लेते हो तब आपको आईसीएआई एक ऑप्शन देता है कि आप चाहिए तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। दोस्तों इसमें बहुत सारी फाइनेंस की प्रोफाइल्स आपके पास ओपन हो जाती हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और स्टाइपेंड की बात करूं 40,000, 50,000, इवन सम फर्म्स आपको 1 लाख तक का स्टाइपेंड भी ऑफर करती हैं। दोस्तों ये स्टाइपेंड कहां मिलता है? फाइनेंस की प्रोफाइल्स में मिलता है। अगर आप बात करोगे पहले सीएस क्या करते थे, जनरली अकाउंटिंग कर ली, ऑडिटिंग कर ली, टैक्सेशन कर लिया, तो पहले सीएस के रोल ये रहते थे। बट दोस्तों जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, हमने सीएस को खुद को इक्विप कर लिया है कि हम ना केवल ऑडिटिंग और टैक्सेशन वाले रोल्स बल्कि फाइनेंस वाले रोल्स भी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आप देखोगे कि अब सीए कैंपस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, मैकेंजी, बेन, बीसीजी, डीई शॉ, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स डायरेक्टली आईसीएआई कैंपस में आते हैं और सीएस को उठा के ले जाते हैं अच्छे पैकेजेस पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सीएस को ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं। तो आपका धर्म बनता है कि हम इन सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से करें, ताकि हम वो इंटरव्यूज क्लियर करें और अच्छी जॉब्स ले पाएं। या फिर अगर आपको खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप करना है, तो भी आप इस नॉलेज को अप्लाई कर पाओ। अच्छा, फिर दोस्तों आई मुद्दे की बात, सीए इंटर जिसकी तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपका ग्रुप 2 का पेपर नंबर 6 है एफएमएसएम, उसके 2 पार्ट्स, 6A है एफएम। तो हम उस 6A पेपर की तैयारी करने चाह रहे हैं। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लिया दोस्तों, तो आपका सीए इंटर बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। ये सब्जेक्ट जनरली स्कोरिंग रहता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, हमें क्वेश्चंस आएंगे काफी सारे, उनकी तैयारी हम कर लेंगे। बट दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अभी जो अटेम्प्ट होके गया है मई 24 का, उसमें सीए इंटर में जो एफएम का पेपर था वो सबसे टफ आया था, या फिर सबसे ट्रिकी आया था बोल लूं। तो हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है कि अगर आईसीआई का पेपर आसान आए या फिर मुश्किल आए, हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये तो हुई हमारे सब्जेक्ट की रेलेवेंस, कहां कहां हम इस सब्जेक्ट को यूज कर पाएंगे। अब आओ सब्जेक्ट के ऊपर कि ये सब्जेक्ट है क्या, एफएम और एसएम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया 50-50 मार्क्स का स्प्लिट रहेगा। ठीक है, 50 मार्क्स की हमें आने वाली है एफएम,
50 मार्क्स की आने वाली है हमें एसएम। अच्छा, तो ये जो एफएम है दोस्तों, अब आपको पता है 30% वेटेज एमसीक्यूज की है, तो ऐसे ही 50 का 30% दोस्तों, तो ये 15 मार्क्स के क्या आपको आने वाले हैं, एमसीक्यूज आने वाले हैं, ये आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आने वाला है। सिमिलरली एसएम में भी 15 मार्क्स के एमसीक्यू, 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। अच्छा दोस्तों, हम किसकी तैयारी करेंगे, हम दोनों की तैयारी करेंगे। हमें एमसीक्यूज में भी अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और डिस्क्रिप्टिव में से भी अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अच्छा दोस्तों, अब एक और देखना पेपर पैटर्न क्या आ रहा है। ये 15 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं, इसमें जनरली जो 10 मार्क्स हैं वो केस स्टडी से आ रहे हैं। सर ये केस स्टडी क्या है? केस स्टडी केस सिनेरियो टाइप है, जिसमें आईसीआई आपको पहले बहुत सारा ज्ञान दे देगा, ठीक है, फिर उसी में से 5 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 मार्क्स ईच के हो सकते हैं, तो जिससे 10 मार्क्स के वो एमसीक्यूज बनेंगे केस सिनेरियो बेस्ड। तो दोस्तों इस बैच में हम उसकी भी तैयारी करने वाले हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव दोस्तों, इसमें मेजरली प्रैक्टिकल पोर्शन रहता है, प्रैक्टिकल सम्स रहते हैं, बट एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है जो 10 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 4, बट वो ऑप्शनल है, चाहिए तो आप छोड़ भी सकते हो, बट हम यहाँ पे उसकी भी तैयारी करेंगे। मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं आईसीएआई के पर्सपेक्टिव से दोस्तों, जहां पे आपको थ्योरी पूछी जा सकती है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन बाद में नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों अगर आपके एफएम के सिलेबस की बात की जाए, तो टोटल आपको एफएम में यहां पे 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 2 चैप्टर्स 1 and 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 प्योरली और प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं, तो यहां पे लिख लो आप थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा जो अदर चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 to 9, ये मेजरली आपके प्रैक्टिकल हैं, मेजरली, बट बीच में कहीं ना कहीं थ्योरी भी पूछ ली जाती है, तो जो जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। बट अगेन हमारा मेन फोकस कहां होगा, हमारा मेन फोकस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे होगा, ताकि हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाए दोस्तों, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना सीख पाए, प्रॉपर कैलकुलेशंस करना सीख पाए। ये कैलकुलेटर है ना जो आपका हथियार है, इसको कैसे यूज करना है एग्जाम में, ताकि आपकी गलतियां ना हो, एग्जाम अच्छे से सॉल्व हो पाए, तो ये सब हम सीखने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक एक वेटेज ऑफ चैप्टर्स। क्या वेटेज रहेगा दोस्तों, अभी के लिए हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम सारे के सारे 9 चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो रेगुलर बैच है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी है और सफिशिएंट हम एफर्ट्स भी डालेंगे, ताकि हम तैयारी अच्छे से कर पाए। तो वेटेज अभी हम ध्यान नहीं देंगे, हाँ डेफिनेटली, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच, जब आप सारे सब्जेक्ट की रिवीजन करोगे, काफी सारे कंटेंट आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, तब आपको हो सकता है इस वेटेज को जानने की जरूरत पड़े, क्योंकि अब आपको एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करनी है, कौन सी कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं, कौन सी कैटेगरी बी के चैप्टर्स हैं, फिर कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए रहेंगे इंपॉर्टेंट, उस सबको बताने के लिए मैं बैठा हूं। बट अभी ये राइट टाइम नहीं है टू डिस्कस दिस, इसकी बात हम करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच, ठीक है। दोस्तों आगे डिस्क्रिप्टिव, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है आपके पास आने वाला है, उसमें क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी है वो रहेगा 15 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स ईच के, सब के सब क्या होने वाले हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं। अच्छा, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स का, ठीक है दोस्तों। इसमें से हमें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, हमें एक इंटरनल चॉइस मिलता है। अच्छा, फिर ये 2 हैं क्वेश्चंस, ये मेजरली प्रैक्टिकल बेस्ड रहते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल बेस्ड रहता है, जिसमें हो सकता है थ्योरी ज्यादा आए। तो हम भी तैयारी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल, ये सब प्रैक्टिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। बट अगर बाय चांस आपको प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत आ रही है, मान के चलो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता,
तो फिर आप इन दैट केस ये वाला थ्योरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, बट एक बार आप अभी एक हाई लेवल ओवरव्यू तो लो कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे आईसीआई इसकी टेस्टिंग करने वाला है और किस पर्सपेक्टिव, किस अप्रोच से हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा टारगेट क्या रहेगा। टारगेट तो एक अच्छे सीए बनना, बिल्कुल वो एक हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है। तभी आपने अगर मेरा मोटो देखा होगा वो भी तैयारी सीए की है, क्योंकि हम यहाँ पे सीए की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं तैयार कर रहे हैं। हम आर्टिकलशिप की डिस्कशन करेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की डिस्कशन करेंगे, फिर फाइनल में अगर कुछ पढ़ने वाला है वो भी बताऊंगा आपको। तो एक होलसम होलिस्टिक तैयारी हम यहाँ पे करने वाले हैं। पर्टिकुलरली अगर इस सब्जेक्ट की बात करूं दोस्तों, तो हम टारगेट करेंगे कि 75 मार्क्स हम निकाल पाए इस एफएम एसएम के पेपर में से दोस्तों। क्योंकि ये अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली ना, तो ये दिल से बोल रहा हूं मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, दिल से बोल रहा हूं कि आप यहां पे अच्छा स्कोर कर पाओगे। अच्छा स्कोर का मतलब कि एग्जामिशन तो आप ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स की, थ्योरीज की, तो एग्जामिशन तो आप लेके आ ही सकते हो। बट दोस्तों आप इसके ओवर एंड अबव 75 मार्क्स भी टारगेट करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, और अगर आपने टारगेट अचीव किया, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। सर वो स्पेशल गिफ्ट क्या है अभी नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें राज ही रहने दो। बट अभी आपके लिए क्या फर्ज है कि हम तैयारी अच्छे से करें ताकि ये टारगेट हम अचीव कर पाए। अच्छा, अब दोस्तों आती है मुद्दे की बात, रिसोर्सेज आई विल प्रोवाइड, कि मैं आपको अपनी साइड से क्या क्या रिसोर्सेज देने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको अगर बुक्स मिल चुकी हैं तो आपने देख ली होंगी बुक्स, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बुक्स हैं, कलरफुल बुक्स हैं। बट अगर नहीं मिली कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऑर्डर प्लेस करोगे, उसके विद इन फ्यू डेज में ही आपको बुक्स डिस्पैच होके आपके घर पर मिल जाएंगी। ठीक है, अभी इनिशियल डेज हैं, हो सकता है कि आपको बुक्स अभी ना मिली हो, अभी ना डिलीवर हुई हो, तो इसीलिए दोस्तों अभी मैंने स्टार्टिंग के कुछ एक टॉपिक्स, हो सकता है कुछ एक चैप्टर्स हम पीडीएफ फॉर्म से करें, एक दो चैप्टर शायद हमें करने पड़े पीडीएफ से, मेजरली चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे। उसके बाद दोस्तों वो बुक्स आपके हाथ में आ जाएंगी, तो आप अपने हाथ से उस पर तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अच्छा सर, बुक्स कौन कौन सी हैं दोस्तों? सबसे पहले एक है हमारी एफएम कैप्सूल। सर ये कैप्सूल बुक का क्या मतलब है? ये एक आपकी कॉन्सेप्ट बुक है जिसमें हमने आईसीएआई पैटर्न के हिसाब से, तो जो आईसीएआई जैसे आपको समझाता है उसी बेसिस पे, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके ये बुक बनी हुई है, कैप्सूल बुक। अच्छा, फिर दोस्तों इसी बुक के अंदर आपको मिलेंगे एफएम के एक्सप्रेस नोट्स। एक्सप्रेस नोट्स क्या है दोस्तों? जो मैंने बनाए हैं, काफी मेहनत करके बनाए हैं और बहुत ही क्रिस्प तरीके से सारा एफएम आपके लिए कंसाइज कर दिया है। तो अगर ये कैप्सूल मान के चलो 200 पेजेस की है फॉर एग्जांपल, तो एक्सप्रेस नोट्स दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 40 पेजेस में मेजर सारा आपका एफएम मैंने कवर करवा दिया है, ताकि जब आप लास्ट 1.5 डेज में जाओ दोस्तों, तब आपको मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे चीजें ना देखनी पड़े। आपके लिए रेडीमेड समरी नोट्स यहाँ पे बन गए हैं जो कि कलरफुल भी हैं दोस्तों, कलर कोडिंग कर दी है आपके लिए बहुत अच्छी। तो जब आप बुक्स देखोगे, देखना आपको कितना मजा आने वाला है। एक बार दिखाऊं जरा, आओ। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी कैप्सूल बुक, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैप्सूल, जिसके अंदर ही हमें एक्सप्रेस रिवीजन नोट्स भी मिलने वाले हैं। अच्छा, फिर दोस्तों देखना, अगर आप यहां पे आओगे कलर कोडिंग पे, तो ये कलर कोडेड बुक है जिसमें ब्लैक कलर में हमें हेडिंग्स मिलने वाले हैं, ब्लू कलर में मेन कंटेंट रहेगा, रेड में हमें कीवर्ड्स मिलने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो थ्योरी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ एक ना एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं। जैसे जब आप हाईवे पे जाते हो ना, तो कई बार लिखा नहीं होता ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। क्या मतलब? कि वो डेंजर एरिया है, उधर थोड़ा सावधानी ज्यादा बरतें, थोड़ा दिल और दिमाग खोल के गाड़ी चलाएं। दोस्तों उसी बेसिस पे मैंने ये बुक आपके लिए तैयार की है। तो जहां जहां बच्चे रिपीटेडली गलतियां करते हैं, उनकी गलतियों से सीखते हुए वो गलतियां आप ना करो, ना दोहराओ, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड में आपके लिए कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं।
तो वो बेसिकली एक डेंजर सिग्नल रहेगा। जैसे ही रेड वर्ड आए तो ध्यान रखना कि उस पर आपको स्पेशल एम्फेसिस देना है। अच्छा, फिर दोस्तों ग्रीन कलर में हमें सब फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। तो जैसे कई बच्चे क्या होता है ना, अलग से फॉर्मूला शीट बनाते हैं, बट ये काम आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्सप्रेस नोट्स में ये सब आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है। ओके, फिर दोस्तों इसका कुछ इंडेक्स इस तरह का दिखता है जिसमें सबसे पहले हम कैप्सूल कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबके सब 9 चैप्टर्स आपको ICAI के हिसाब से इस बुक के अंदर दे दिए गए हैं। बट दोस्तों इसके बाद आती है मुद्दे की बात। ये हमारा USP रहेगा हमारे एक्सप्रेस रिवीजन नोट्स, जिसमें अराउंड 40 पेजेस में दोस्तों सब FM के मेजर चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना तैयार करना है, क्या तैयार करना है, ये हमने तैयार एक बारी के लिए कर दिया है। अगर आपको कुछ एक एडिशंस करनी है, कुछ एक प्लस माइनस करना है, डेफिनेटली आप कर सकते हो, अपने हिसाब से स्क्रिबलिंग कर सकते हो। दोस्तों स्क्रिबलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्क्रिबलिंग का मतलब क्या है? मान के चलो जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, अब मुझे मान के चलो इसमें कुछ डाउट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्टार डाल के ना ऊपर ऐसे लिख दिया, ये जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, स्क्रिबलिंग इसको बोलते हैं, ताकि आप जब फ्यूचर में रिवाइज करो, ये सब्जेक्ट मान के चलो आपने 1 महीने बाद उठाया, 2 महीने बाद फिर से उठाया, तब आपको ये स्क्रिबलिंग के बेसिस पे दोस्तों फटाफट चीजें रिकॉल हो जाएंगी और आप एग्जाम में गलतियां कम करोगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो आप एक बार चाहिए तो आराम से तसल्ली से इनको पढ़ना। ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप समझ जाओगे। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं रिसोर्सेज पे आऊं दोबारा से कि क्या क्या रिसोर्सेज आपको मेरी तरफ से मिलने वाले हैं, तो कैप्सूल का मैंने आपको बता दिया, एक्सप्रेस नोट्स मैंने बता दिया, तो दोनों हार्ड बाउंड बुक्स हैं, प्रिंटेड कॉपीज आपको मिल जाएंगी। अच्छा, फिर दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस, हमारे प्यारे क्वेश्चंस, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, चीजों को देख लेना कि क्या क्या है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। हमें क्वेश्चंस की रिटन तैयारी करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स हैं। क्वेश्चन बैंक मैंने आपको 2 प्रोवाइड किए हैं FM के लिए, पहला है मेन क्वेश्चन बैंक, दूसरा है प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक। सर क्या फर्क है दोनों में? देखना, जो मेन क्वेश्चन बैंक होगा दोस्तों, इसमें सभी के सभी हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सब कवर्ड है। फिर जो पुराने RTP, MTP एग्जाम पेपर, तो जो ICAI के पैटर्न के हिसाब से दोस्तों इंपॉर्टेंट कंटेंट सारा का सारा इस मेन क्वेश्चन बैंक में डाल दिया है। इसके अलावा जो भी आपके MCQs हैं, MCQs जो आपके स्टडी मटेरियल में है या फिर जो आपके ICAI BOS के नॉलेज पोर्टल पे हैं, तो जो भी ICAI के सोर्स MCQs हैं सब के सब इसी मेन क्वेश्चन बैंक में डाल दिए। दोस्तों हम किसकी तैयारी अच्छे से करेंगे? मेन क्वेश्चन बैंक की तैयारी हम बहुत अच्छे से क्लास में ही करने वाले हैं। इसी के अंदर आपको केस स्टडीज भी मिल जाएंगी, केस सिनेरियोज भी मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उस MCQ में 10 मार्क्स के हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, तो उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अच्छा, तो सर अगर आपने हमें कैप्सूल दिखाया है, एक बार इसके दर्शन भी कराई दो कि कैसा हमारा क्वेश्चन बैंक दिखता है। देखो जिनको तो बुक्स मिल गई हैं वो तो दर्शन कर लेंगे, बट अगर नहीं मिली हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे आपको दर्शन करवाने के लिए। चलो, तो दोस्तों ऐसा हमारा एक मेन क्वेश्चन बैंक होगा FM का। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके इंडेक्स की, है ना, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज आपके लिए सब कुछ मैंने अच्छे से क्लैब कर दिया है। चैप्टर वाइज ही नहीं दोस्तों, इवन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को इकट्ठे कर दिया है, ताकि जैसे ही आप एक टॉपिक कंप्लीट करो, उसके जो सिमिलर सम्स हैं, उस टॉपिक बेस्ड सम्स हैं, वो आपको साथ साथ मिल जाएं, जिससे आपकी सिर खपाई कम हो। और यहाँ पे रेडीमेड आपको सब कुछ मैंने दे दिया है। अच्छा, तो सर कितने क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं हमारे मेन क्वेश्चन बैंक में? दोस्तों इसमें अराउंड 288 क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे सब कवर करने वाले हैं। इसके अलावा 335 MCQs हैं, तो कुछ एक सिंपल MCQs होंगे, कुछ एक केस स्टडी बेस्ड MCQs होंगे। तो जैसे भी MCQs हैं हम इन सब की तैयारी करने वाले हैं।
दोस्तों बहुत ही होलसम तैयारी हो जाएगी। तो आपको कोई भी टेंशन स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कैप्सूल कवर कर लिया, ये मेन क्वेश्चन बैंक कवर कर लिया, तो जो भी ICAI आपको बोलता है कि ये आप कंटेंट कवर करो, आपका सब कवर हो जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है, कोई RTP MTP क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब छोड़ दो। ट्रस्ट मी, ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। अच्छा, फिर दोस्तों अगेन आपके लिए मैंने यहां पे कुछ एक टिप्स रखी हैं। ये टिप्स को एक दो बार पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि क्या चीजें जरूरी रहने वाली हैं आपके लिए, ताकि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे से स्कोर कर पाओ। अच्छा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कैटेगरी ABCD में मार्क करना क्वेश्चंस को। तो एक बार इसको पढ़ लेना। ये आप अपने हिसाब से हर क्वेश्चन को रेटिंग करोगे। जैसे हम रेट नहीं करते कि ये कैटेगरी A का क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपने काफी कुछ सीखा, या फिर आपकी बार बार ना गलतियां हो रही हैं उसमें, तो वो कैटेगरी A में रखना, ताकि आप जितनी बार भी रिविजन्स करोगे कैटेगरी A के क्वेश्चंस की रिवीजन आप साथ साथ करते चलो। ऐसे ही कैटेगरी B जो उसके लोअर प्रायोरिटी क्वेश्चन है वो B में आ जाएंगे। तो ऑन दिस बेसिस मैंने यहाँ पे आपके लिए क्राइटेरिया भी लिख दिया है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? और इसी के साथ मैंने आपका वेलकम इन एडवांस भी कर दिया है टू द एस्टीम्ड CA प्रोफेशन, क्योंकि मुझे पता है आप तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हो, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही पैशनेट तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे FM सीखने वाले हैं, तो आप CA तो क्लियर कर ही लोगे। तो एडवांस में ही दोस्तों आपको बहुत सारी मुबारकें, बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द CA प्रोफेशन दोस्तों। चलो सर, ये तो हुआ हमारा मेन क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में क्या है? बिल्कुल ठीक सवाल है दोस्तों आपका। ऐसा कुछ हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक का इंडेक्स रहेगा, ठीक है, जिसमें एडिशनल क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब जब आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़े, मान के चलो आपने मेन क्वेश्चन बैंक सारा कवर कर लिया और आपका भी ना मन कर रहा है कि और क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में आ जाओ। इस क्वेश्चन बैंक में आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सर क्या ये क्वेश्चन आपने खुद बनाए हैं? नहीं दोस्तों, ये सब ICAI सोर्स्ड क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि हमें तैयारी ICAI के हिसाब से करनी है, एग्जाम्स तो ICAI डालेगा। तो जो भी उनके पुराने RTP MTP एग्जाम पेपर्स, कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस सिमिलर हैं, जैसे सिर्फ फिगर्स का फर्क है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मोस्टली क्वेश्चंस आपको वही दिखेंगे। हो सकता है 2-4 क्वेश्चंस इक्का दुक्का नहीं मिले, बट उनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे जो मेन क्वेश्चन बैंक है दोस्तों उसमें सब कवर्ड रहेगा। तो हमारा मेन फोकस एरिया रहेगा मेन क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसमें हम जब एडिशनल तैयारी आपको करनी पड़े तब आप आ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे भी हेल्पफुल ट्रिक्स आपके लिए सब मैंने लिख दी हैं, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना ताकि आप अच्छे से कवर कर पाओ। चलो दोस्तों, ये हुई हमारे क्वेश्चन बैंक्स की बात, हमने उनको देख लिया है। अब चलते हैं अगले रिसोर्सेज के ऊपर। चलो इतना हो गया। अब दोस्तों मुद्दा आता है रिवीजन का। यही यहां तक तो हम क्लास में कवर कर लेंगे, रेगुलर बैच में कवर कर लेंगे, कुछ एक हम क्लास में कवर करेंगे, कुछ एक मैं आपको होमवर्क दूंगा कि ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके आने हैं, प्रैक्टिस करके आनी है, तो ये तो हम साथ साथ कर लेंगे। बट दोस्तों इसके बाद क्या? इसके बाद दोस्तों हम फिर भी कांस्टेंट टच में रहेंगे। आपको पहले तो मैं रिविजन्स करवाऊंगा इन द क्लासेस ही, तो डेली बेसिस पे हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार फटाफट से नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर लेंगे, क्विक रिकैप्स ले लेंगे, ताकि क्या होगा कि कई बार ना कुछ एक डाउट्स रह जाते हैं या फिर कुछ एक चीजें हम मिस कर जाते हैं, तो वो जब हम डेली रिविजन्स करेंगे, क्विक रिकैप्स करेंगे अपनी क्लास में, तो ये सब आपका कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों YouTube पे एक्सप्रेस रिवीजन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे CA शुभम गुप्ता AIR 10, उधर दोस्तों चैप्टर वाइज आपको एक्सप्रेस रिवीजन मिल जाएगा। तो इन्हीं एक्सप्रेस नोट्स को यूज करके मैंने आपको एक्सप्रेस रिवीजन करवा दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, YouTube पे पड़ा है। तो जब मर्जी चाहो, जब आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, मेरे वाले तरीके से रिवाइज करना है, दोस्तों एक्सप्रेस रिवीजन वीडियोस भी पड़ी हैं, YouTube पे जाके
आराम से देख लेना, जब मर्जी रिवीजन आपका हो जाएगा। अच्छा, फिर दोस्तों वेबसाइट आपको पता ही है हमारी bbvirtuals.com है। तो bbvirtuals.com पे जाओगे, उधर आप जाके ये बैच खरीद सकते हो। अगर आपने तो खरीद लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदा, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो bbvirtuals.com पे जाके आप ये वाली बैच खरीद सकते हो। सर एक बार बता दो हमें क्या वेबसाइट है, देखना। तो इधर गए हम bbvirtuals.com पे, ये आपका होम पेज खुलता है। तो इधर वीडियो लेक्चर्स सीए इंटर, यहाँ पे FMSM आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो FMSM में गए, इधर आपको दिख जाएगा ये वाला हमारा रेगुलर बैच। फास्ट ट्रैक बैचेस भी अवेलेबल हैं, अदर बैचेस भी हैं, बट अगर रेगुलर बैच लेना है दोस्तों तो आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो भी बैच की डिटेल्स हैं कि जैसे कब कमेंस हो रहा है, तो आज 4 जून है, आज से हमने इस बैच को कमेंस कर दिया है। टारगेट कंप्लीशन डेट रहेगा दोस्तों हमारा 24 जुलाई, प्लस माइनस अगर 2-4 दिन हुआ तो वो मौके पे देखेंगे, बट हम टारगेट करके चलेंगे कि विद इन 24 जुलाई आपका ये बैच मैं कंप्लीट कर दूं, ताकि हम 1 अगस्त है दोस्तों फिर SM की तैयारी भी तो शुरू करनी है, उसका रेगुलर बैच आ जाएगा। अच्छा सर कितने आवर्स रहने वाले हैं इस रेगुलर बैच में? दोस्तों हमने टारगेट किया है अराउंड 110 आवर्स, तो 110 घंटे में हम ये बैच कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अराउंड हमारे 44 लेक्चर्स रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सब डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो क्लासेस रहेंगी हमारी मंडे टू सैटरडे रहेंगी, ठीक है। संडेज को आपको होमवर्क के लिए टाइम मिल जाएगा, खुद को दोबारा से रिजुविनेट करो, रिफ्रेश करो, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करो। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपके टेस्ट्स भी होंगे, ये नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया और छोड़ दिया, ठीक है खुद तैयारी करे जाओ, नहीं दोस्तों, मैं आपका साथ लास्ट तक दूंगा। तो मैं आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा, ठीक है। एक तो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और आपके टोटल फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे। तो 2 तरह के टेस्ट आपके होने वाले हैं। ये टॉपिक वाइज टेस्ट हम साथ साथ देते रहेंगे, जैसे ही हमने टॉपिक्स कंप्लीट किया उनके टेस्ट दे देंगे, और फिर बाद में फुल सिलेबस टेस्ट भी हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों इसका शेड्यूल क्या है, कैसे है, वो आपको टाइम के साथ बताता रहूंगा, बट अभी हम तैयारी करेंगे सब्जेक्ट की। आ जाओ। अब दोस्तों नेक्स्ट है, आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, दोस्तों जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर मैं भी अवेलेबल हूं, आप चाहिए तो कनेक्ट कर सकते हो। सर कैसे कनेक्ट करें? दोस्तों आपकी जो बुक है उसके पीछे आपको एक QR कोड्स दे रखे हैं। तो जैसे जो आपका बुक का कवर है, यहाँ पे QR कोड्स अवेलेबल है ना, इनको आप स्कैन करके सीधा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। बट एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि टेलीग्राम का जो मेन चैनल है उसको ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ एक अगर अपडेशंस हैं, आपको अपडेट करना है, अमेंडमेंट्स हैं, कुछ एक नया टॉपिक आ गया, यहाँ में नई MTPs कवर करनी है, RTPs कवर करनी है, तो कुछ भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा हमारा इधर ही रहने वाला है, तो इनको ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों डाउट्स के लिए हमने एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, ठीक है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर 1-to-1 डायरेक्टली मुझसे भी रीच आउट कर सकते हो। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको अपने गूगल ड्राइव में मिल चुका है। जब आपने गूगल क्लासेस परचेज करोगे तो उसमें एक टेलीग्राम का लिंक आपको मिल गया, उसको ज्वाइन कर लो, उधर हम डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे ही। तो मैं अपने पर्सनली खुद ये डाउट्स सब आपके सॉल्व करने वाला हूं, विद इन अ लिमिटेड टाइम करूंगा, ज्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था, वो बोलते ना सास भी कभी बहू थी, तो ऐसे ही मैं भी कभी स्टूडेंट था। तो एज अ स्टूडेंट आप हमेशा चाहते हो कि हमारे डाउट्स टाइमली रिवर्ट कर दिए जाएं और अच्छे से रिवर्ट किए जाएं। तो दोस्तों अगर मैं अब टीचर बन चुका हूं, फैकल्टी बना हूं, तो मैं आपकी उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप अच्छे दिल से तैयारी करो, और अगर कुछ डाउट्स हैं डेफिनेटली मुझसे रीच आउट करो, ठीक है दोस्तों। आगे बस लास्ट टॉपिक, फिर हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल। तो ये सब तो मैंने अपने बारे में बताया, अब आपसे मेरी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं,
ये भी आपको पूरी करनी है। सबसे पहले तो क्लासेस, तो जैसे जो हम क्लासेस कर रहे हैं इनको आप टाइमली कवर करो दोस्तों, क्योंकि ये लाइव एट होम बैच है। सुबह हम क्लासेस ले रहे हैं डेली लाइव, तो आप ट्राई करो कि अगर आप ये लाइव ले पाओ, क्योंकि इस लाइव फैसिलिटी में एक तो आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। आप डेली सुबह उठोगे अच्छे से, जैसे मैं नहा धो के आया हूं, है ना, ऐसे आप तैयार होके आओ, प्रॉपर घर पे ही बैठो, बट एक डिसिप्लिन्ड वे में आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगर कुछ डाउट्स हैं दोस्तों तो डायरेक्ट चैट हमारे पास अवेलेबल है, चैट सपोर्ट अवेलेबल है, और मेरे सामने हमेशा चैट खुला रहता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ डिस्कस करना है दोस्तों मेरे साथ, साथ ही साथ आप चैट पे डाल दो, ताकि हम रियल वे में एक इंटरैक्शन कर पाए। हम मान लिया आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, फिजिकल क्लास नहीं है, बट दोस्तों हम इस वर्चुअल क्लास को भी इंटरैक्टिव बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा साथ दो। जो चैट अवेलेबल है ना दोस्तों, इसको आप अच्छे से यूज करोगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे लाइव हैं, एक बारी के लिए क्विकली चैट में कुछ भी मैसेज डाल दो, ताकि आपको भी पता हो चैट कैसे यूज करनी है, लाइव लेक्चर्स कैसे देखने हैं। अच्छा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों आपको टेक्नोलॉजी में कि लाइव कैसे देखना है, चैट कैसे यूज करनी है, तो कभी भी आप हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हो। सर नंबर क्या है, वो भी आपको अवेलेबल है अपने गूगल ड्राइव लिंक में ही, तो उसमें आप जाओगे, उधर आपको एक प्रॉपर नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करो। कुछ भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्लासेस में है या लाइव जाने में है, बुक्स की दिक्कत है, कुछ भी इश्यूज है, हमारी टीम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। चलो दोस्तों, रिविजन्स करनी है इसके बाद आपको, ठीक है। तो डेली रिविजन्स मैं क्लास में करवाऊंगा, बट जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, बैच खत्म हो जाएगा, तब आपको कैसे क्या रिविजन्स करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। प्लस कैसे करनी है वो आपको ऑलरेडी पता है, एक्सप्रेस रिवीजन नोट्स और एक्सप्रेस क्लासेस जो हमारी यूट्यूब पे पड़ी हैं उससे आप कर सकते हो। फिर आपको क्वेश्चंस का रिटन प्रैक्टिस करना है दोस्तों। सिर्फ बुक सॉल्व करना या फिर हमने क्वेश्चन बैंक में देख लिया कि ना ऐसे ऐसे करके सॉल्व किया हुआ सफिशिएंट नहीं है, आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, कॉपीज बनानी है, ठीक है। कॉपीज में सॉल्व करो, रफ नोटबुक्स बनाओ, गलतियां होती हैं होने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। इस वक्त जरूरी यह है कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उन क्वेश्चंस को कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करो। गलतियां होंगी कोई दिक्कत नहीं है, हम सुधार लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी इंप्रूव हो जाएंगे, बट आज के दिन क्या जरूरत है कि हम रिटन प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों क्लास में मैं आपके साथ साथ करवा दूंगा, तो जो क्वेश्चंस हम क्लास में करने वाले हैं वो तो हम क्लास में ही कर लेंगे, बट जो होमवर्क में मिलेंगे दोस्तों उसमें आपको अच्छे से खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है और अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर दोस्तों आ जाएंगे कीवर्ड्स जो मेजरली थ्योरी के लिए हैं। तो एफएम क्योंकि मेजर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा, इधर कीवर्ड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एरियाज में आपको बता दूंगा कि ये थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो उनमें हम अच्छे से फोकस रखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स दोस्तों वो तो आपको साथ साथ फ्री में मिलती रहेंगी। तो कुछ एक गुरु मंत्रास हैं, कुछ एक चीजें हैं जो मैंने खुद फॉलो करी थी, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू स्कोर गुड, वही चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, क्योंकि अब आप सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स नहीं हो, हम एक टीम हैं, हमें एज ए टीम तैयारी करनी है ताकि हम अच्छे से सीए क्लियर कर पाए। तो ये जो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी डेली क्लासेस में, टाइम के हिसाब से मैं आपको शेयर करता रहूंगा, तो उसकी तैयारी हम साथ साथ करेंगे। फिर आपको टेस्ट में अपीयर होना है, तो जो मैंने आपको पहले बताया टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, उसकी तैयारी करेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम एग्जाम्स क्लियर करके एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो ये सब मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, जो आप पूरी करोगे, एक अच्छे स्टूडेंट बन के निकलोगे, ताकि आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओ। चलो दोस्तों, तैयारी सीए की है ना विद मेरे साथ। चलो, तो बहुत होगी, बहुत सारी बातें। अब आपको इस बैच के बारे में सब पता चल गया, बुक्स के बारे में सब पता चल गया, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, क्या अप्रोच रहने वाली है, सब पता चल गया है। विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, विद अ पॉजिटिव माइंड, चलो अब इस सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करते हैं, इस सब्जेक्ट के खुरेदना शुरू करते हैं, इस सब्जेक्ट में है क्या। चलो, चाहिए तो दोस्तों 2-4 मिनट का ब्रेक ले लो,
ठीक है, आराम से पानी वानी पी लो क्योंकि लाइव बैच है। बहुत कुछ मैंने आपको ज्ञान दिया है, बट वो भी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं था, सब एक जनरल नॉलेज थी। उसको बस एक बार आप दिमाग में बिठा लो ताकि इस सब्जेक्ट को पढ़ने वक्त आपका इंटेंट क्लियर हो, आपको पता हो कि हम क्या करने वाले हैं। चल दोस्तों, एक 30 सेकंड की छोटी सी वाटर ब्रेक है, आप भी ले लो, 2 मिनट के लिए रिफ्रेश हो जाओ। अपनी अपनी कॉपीज ले आओ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है बुक्स तो मिली नहीं है, और वैसे भी जो हम स्टार्टिंग की क्लासेस में करने वाले हैं वो हम कॉपीज पे ही बनाएंगे। तो अपनी एक रजिस्टर बना लो, कॉपीज बना लो, ठीक है, चाहिए तो छोटी बना लो, 2 बना लेना, या फिर मोटा एक रजिस्टर बना लो। बेस्ट क्या रहेगा दोस्तों, आप 2 रजिस्टर बनाओ, ठीक है। एक रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट्स के लिए, दूसरा रहेगा हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ताकि क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बाद में जाते हो तब आप इतने मोटे मोटे रजिस्टर सारे नहीं देख सकते हो, है ना। बट अगर हमने शुरू से ही ये डिस्टिंक्शन मेंटेन कर ली कि अगर हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, कुछ एक डायग्राम्स बनाने हैं, कुछ एक रिटन प्रैक्टिस करनी है चीजों की, तो वो हम अलग रजिस्टर में करेंगे, और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो यहां करेंगे, है ना। क्योंकि इसको हमें हो सकता है बाद में देखने की जरूरत ना पड़े, आप हर बार खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, बट ये वाला रजिस्टर आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आप अपनी कॉपीज मेंटेन कर सकते हो। तो आज के दिन हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्चुअल कॉपी की, इस कॉन्सेप्ट रजिस्टर की, ठीक है। आ जाओ, चलो। तो दोस्तों, अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना आप खुद को एक बिजनेसमैन मान लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, एज ए टीम एफएम की तैयारी तो करेंगे ही, बट दोस्तों हम एक यहां पे एक नया बिजनेस खोलेंगे, एक नया धंधा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको डिसीजंस लेने हैं, कैसे आपको बिजनेस चलाना है जिससे आपका बिजनेस अच्छा चले। चल दोस्तों, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेंटर में रखते हैं अब हमारा एक बिजनेस। अच्छा, अभी कोई भी लिखेगा नहीं, ठीक है। पहले आप ना सिर्फ समझने पे फोकस करो। जब आप समझ लोगे तब मैं आपको टाइम दे दूंगा कि आप इन चीजों को लिख लो, तब आप आराम से लिख लेना, कोई जल्दी नहीं होगी। और तो और दोस्तों, ये जो बोर्ड नोट्स है ना, ये आपको अपने गूगल ड्राइव पे भी मिल जाएंगे। तो क्लासेस में आपका फोकस रहेगा कि आप पहले समझो, जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। कॉपी पे लिखने का काम आप या तो बाद में करोगे, या फिर ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे तब आप कर लेना, बट अभी सिर्फ आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, समझने पे होना चाहिए। चल, तो दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, अब जैसे अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा ना, शार्क टैंक में क्या होता है, कुछ एक इन्वेस्टर्स होते हैं जो शार्क्स होती हैं, सामने बैठी हुई होती हैं, और इधर से आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, प्रमोटर्स, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया होता है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों हम ऐसे रोल प्ले करेंगे, मैं हूं एक इन्वेस्टर, मैं हूं एक शार्क, ठीक है, और आप लोग क्या हो, आप लोग इस बिजनेस की ना मैनेजमेंट हो, यानी जो इस बिजनेस के लिए रिगार्डिंग डिसीजंस लेने वाली है, ठीक है। तो आप काफी सारे बच्चे इस बिजनेस की मैनेजमेंट होने वाले हो। अच्छा, चलो सर कौन सा बिजनेस किया जाए दोस्तों, एक बार बताओ आपको कौन सा बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। मेरे हिसाब से सब बच्चों को ना एफएमसीजी बिजनेस काफी अच्छे से समझ आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम क्या करने वाले हैं, एफएमसीजी का बिजनेस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या बनाए, एक काम करते हैं, सर्फ बनाए। चल, जो हमारा सर्फ एक्सेल है, व्हील है, टाइड है, हम इनको तगड़ा कंपटीशन देने वाले हैं, ठीक है। एक नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सर्फ बनाने वाले हैं। अच्छा सर, इस बिजनेस का नाम क्या रखे, दोस्तों कुछ भी नाम रख लो जो आपको नाम अच्छा लगता है। एक काम करते हैं, क्योंकि हम सीए कर रहे हैं ना, तो इसका नाम सीए लिमिटेड रखता है। बधाई हो दोस्तों, हमारा नया बिजनेस बन चुका है, हमने इसका नाम रख दिया, हमने क्या बिजनेस करना है ये सब डिसाइड कर लिया। अच्छा, और तो और दोस्तों
इस बिजनेस के लिए हमने ये मैनेजमेंट भी हायर कर ली जो इस बिजनेस के रिगार्डिंग अब डिसीजंस लेगी। अच्छा, तो इन्होंने एक ये डिसीजन तो ले लिया कि हमें एफएमसीजी में काम करना है। अच्छा, अब बारी आती है फाइनेंशियल डिसीजंस की। सर उसका मतलब क्या है? अब जब आपको बिजनेस करना है, मान के चलो एफएमसीजी का बिजनेस करना है, तब ये मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, कुछ एक कैलकुलेशंस रन की, इनको लगा कि हमें ना 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए। कितनी कैपिटल चाहिए? 100 करोड़। सर इतना बड़ा बिजनेस करने वाले हैं? बिल्कुल दोस्तों, जब आप इतने अच्छे सीएस बन चुके हो, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, तो अच्छा बिजनेस करो ना, अच्छे लेवल पे हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अपने को चाहिए अब 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ कहां से आएगा? सर हमने ना शार्क टैंक देखा था, तो अगर हमें हमारे बिजनेस में पैसे की जरूरत है तो हम एक अपनी पिच बनाएंगे, इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, शार्क्स के पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमें पैसा दे दो, शार्क्स पैसा दे देंगी। अच्छा दोस्तों, इतना आसान नहीं होता, आपको अपने बिजनेस को प्रूव करना पड़ता है, शार्क्स को कन्विंस करना पड़ता है। अच्छा, बट यहां पे शार्क कौन है? मैं ही तो शार्क हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, आप मैनेजमेंट हो, तो मुझे तो आप पे भरोसा है ही। आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, आपने अच्छे से पढ़ाई की, डिसिप्लिन मैनर से क्वेश्चन सॉल्व किए, होमवर्क सॉल्व किया, तो मुझे ना आप पे ट्रस्ट बन गया कि ठीक है ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको तो अच्छे से आता ही होगा, तो इनके बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। अच्छा दोस्तों, अब समझना क्या होगा, यहां बैठे हैं आपके एसजी सर, ठीक है, शुभम गुप्ता सर। अच्छा, एक ही है ना? चलो, इन्वेस्टर है आपके लिए। अच्छा, आपने क्या किया, मैनेजमेंट गई भागती भागती एसजी सर के पास, आप मेरे पास आए, आपने बोला सर हमें ना बिजनेस करने के लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए। पहले तो मेरी आंखें खुली रह गई, मैंने कहा 100 करोड़, एक्सक्यूज मी मैंने बोला करना क्या भाई, 100 करोड़ क्या करने वाले हो? फिर आपने मुझे ना सारा बिजनेस बताया, ये हम बिजनेस करने वाले हैं, और आपने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, और मान लो मैं कन्विंस हो भी गया। अच्छा दोस्तों, पहले क्या हुआ, फिर आप इधर से भागते भागते ये मेरे पास आए कि हमें 100 करोड़ रुपया चाहिए। अच्छा, तो पहला डिसीजन तो ये कि आपने 100 करोड़ रुपया रेज करना है। अब फिर मैंने आपको पूछा दोस्तों, ये बताओ कि 100 करोड़ तो आप मुझसे लेने आ गए हो, मान के चलो मेरे पास है भी, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, मान के चलो हम कुछ टाइम बाद की बात कर रहे हैं, आप लोग अच्छे बिजनेसमैन बन गए, मैं भी बहुत अमीर हो गया, ठीक है, और मेरे पास भी 100 करोड़ रुपया है कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊं। ठीक है दोस्तों, ये बातें सब काल्पनिक हैं, अगर एक्चुअल में हो जाएं तो मजा आ जाएगा आपको भी और मुझे भी, बट आज के दिन तो ये सब क्या है, काल्पनिक ही है। अच्छा, फिर आप जब मुझसे लेने आए 100 करोड़, मैंने आपसे पूछा कि आपको किस फॉर्म में 100 करोड़ चाहिए। पर फॉर्म का क्या मतलब है दोस्तों, क्या आप ये 100 करोड़ की इक्विटी रेज करने वाले हो कि आप डेट में पैसा रेज करोगे, यानी किस तरह की सिक्योरिटीज इश्यू करोगे आप मुझे इस 100 करोड़ के बदले। तो आपने शार्क टैंक देखा होगा ना, शार्क टैंक में भी क्या होता था कि आप जाते थे, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन बताते हो कि इस बिजनेस वैल्यूएशन पे मान के चलो मुझे 50 करोड़ इक्विटी चाहिए और 40 लाख का डेट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप खुद जाते हो और बताते हो। अच्छा, तो दोस्तों मैंने आपको पहले बोला कि आप 100 करोड़ लेने आए, तो यहां पे टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होंगी, कि आपको ये 100 करोड़ चाहिए, मैं कैसे कैसे आपको फाइनेंस करूंगा। इसके एक ऑप्शन है, मान के चलो इक्विटी, ठीक है, आप मुझे इक्विटी शेयर इशू कर दोगे। एक ऑप्शन है दोस्तों यहां पे डेट, है ना, आप मुझे डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दोगे, डेट सिक्योरिटीज इशू कर दोगे। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, आपके डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स आ गए, डिफरेंट तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, वारंट्स आ गए, तो बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, किस चैप्टर में, तो ये सब मुद्दा है चैप्टर नंबर 2 का। तो जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, दोस्तों उसमें हम यही तो पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं आपके पास, कि जब आप एक बिजनेस चलाओगे, बिजनेस चलाने की कोशिश करोगे,
कहां कहां से आप ये पैसा रेज कर सकते हो। तो वो इक्विटी या डेट, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं ये दो ले रहा हूं, बट बहुत सारे सोर्सेज हैं जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों सवाल आता है कि 100 करोड़ चाहिए और मान के चलो इन दो तरीकों से चाहिए। अब कितना पैसा आप इक्विटी से रेज करोगे, कितना पैसा आप डेट से रेज करोगे, ये कैसे पता चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको बोला कि ना मैं आपको 60 करोड़ का इक्विटी दूंगा और 40 करोड़ का डेट दूंगा, ताकि टोटल हो जाए हमारे पास 100 करोड़। अच्छा, समझ आया कि इक्विटी मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं 60 करोड़ की और आपको 40 करोड़ का डेट दूंगा। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं कि किस प्रोपोर्शन में या फिर किस स्ट्रक्चर में हमने ये कैपिटल रेज करी है ना। तो ये 100 करोड़ क्या है, कैपिटल है हमारी, और किस प्रोपोर्शन में किस स्ट्रक्चर में हमने इक्विटी और डेट रेज किया, ये क्या है हमारा एक कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि कितना इक्विटी कितना डेट, ये हुआ हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में। तो आईसीएआई का चैप्टर नंबर 5, उधर आपको इन कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि जब जब मान के चलो आपको बिजनेस करना है और आपको पैसे की जरूरत है, तब आपको कैसे पता चले कि आपको कितना इक्विटी कितना डेट कितना प्रेफरेंस, तो जो भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं कितना कितना रेस करोगे, तो उसके लिए हम यहां पे सीखेंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक चीज समझना, जब आपने डेट रेस किया मुझसे 40 करोड़ का, तो आपको पता है कि डेट पे आपको क्या देना पड़ेगा दोस्तों, क्या देना पड़ेगा, बिल्कुल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। कि डेट कोई फ्री में तो मैंने आपको दिया नहीं होगा। मान के चलो दोस्तों मैंने आपको बोला कि जो डेट है वो 8% इंटरेस्ट रेट पे मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, तो जैसे ही मैंने आपको 40 करोड़ रुपया दिया, ठीक है, 8% पे, इसका मतलब आप मुझे अब हर साल 40 करोड़ के ऊपर 8%, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए, 3.2 करोड़ रुपए आप मुझे हर साल इंटरेस्ट देने वाले हो। तो ये तो ही डेट की बात। अच्छा, इसका क्या हो गया, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। बट सर ये इक्विटी का क्या होगा, जो हमने 60 करोड़ की इक्विटी रेज करी, इसके ऊपर तो कोई हम इंटरेस्ट पे ही नहीं करते, कुछ एक फिक्स रेट नहीं होता। बट इसके ऊपर हम इक्विटी का डिविडेंड पे करते हैं। बट सर हमने वो पढ़ा हुआ है, वो डिविडेंड पे करना मैंडेटरी नहीं है। कंपनी का मन करे तो कंपनी डिविडेंड दे देती है, या ना करे तो नहीं भी देती। अगर प्रॉफिट्स हैं तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। डिविडेंड फिक्स नहीं होता। तो सर क्या इसका मतलब इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है? नहीं दोस्तों, एक चीज देखना, एक चीज समझना, ये है इन्वेस्टर, ठीक है, मैं, और ये हो आप मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैंने जब आपको इक्विटी दिया 60 करोड़ का, ठीक है, इन्वेस्ट किया आपके बिजनेस में, तो फ्री में थोड़ी किया है कि ये लो दान उठाओ 60 करोड़ बिजनेस चला लो। मेरी भी एक्सपेक्टेशंस है। मैं अब आपके बिजनेस से क्या चाहता हूं कि मान के चलो आप अब इस इक्विटी के पैसे को ग्रो करो, इस पैसे की वैल्यू को बढ़ाओ। सर वो कैसे बढ़ेगी वो हम बताएंगे कल की क्लास में। जैसे कि मान के चलो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, लिस्टेड है यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैंने आपको 60 करोड़ रुपया दिया, ठीक है, मान के चलो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, ठीक है, तो आपने मुझे 6 करोड़ शेयर इशू किए, नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब दोस्तों आज के दिन शेयर का रेट चल रहा है 10 रुपए, ठीक है, एक साल बाद मान के चलो, है ना, शेयर का रेट हो जाता है हमारा 15 रुपए। तो यानी शेयर का रेट कितने परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया दोस्तों। आज 10 रुपए था, कल को 15 रुपए हो गया पर शेयर। अच्छा,
तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मैंने आपको अभी 60 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है, अब उसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 15 रुपीज पर शेयर। 6 करोड़ हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। दोस्तों बताओ, एक साल बाद आपके शेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। चलो चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो आराम से। 6 करोड़ अपने पास शेयर्स का नंबर है, 15 रुपए पर शेयर रेट हो गया। कितने हमारे पास शेयर्स की वैल्यू आएगी एक साल बाद, कितना हुआ ये, 90 करोड़ दोस्तों। तो इसका मतलब जो मैंने 60 करोड़ लगाए थे, अब उसकी वैल्यू 90 करोड़ हो गई, तो ये 30 करोड़ का मुझे प्रॉफिट हो गया, है ना। यही तो होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। जब आप शेयर मार्केट में जाते हो, शेयर खरीदते हो, तब आप क्या चाहते हो कि कंपनी के शेयर का रेट बढ़े ताकि आपको प्रॉफिट हो। यही मैं भी चाहता हूं बीइंग एन इन्वेस्टर। जब मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया कि मेरे शेयर्स का रेट बढ़ जाए। तो ये शेयर्स का रेट बढ़ जाए, क्या ये फिक्स होता है। मान के चलो इस साल तो 50% से बढ़ गया, है ना। अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये रेट 10% बढ़े, हो सकता है -30% भी हो जाए। तो शेयर मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है ना। जैसे कि आपने कल देखा होगा, कल क्योंकि शेयर के एग्जिट पोल्स आए थे, तो निफ्टी वगैरह काफी अप थी, 3-3% अप थी। पोर्टफोलियोज हमारे 4-4% अप थे दोस्तों, एक ही दिन में। बट ऐसा डेली नहीं होता, वॉलेटिलिटी होती है, कई बार शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। ऐसे ही हमारी कंपनी के शेयर के रेट भी बढ़ते कमते रहते हैं। बट मैं जब आपको ये पैसा दे रहा हूं बीइंग एन इन्वेस्टर, मेरी कुछ एक अब एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी से कि जब मैंने ये आपको 60 करोड़ रुपया दिया, तो कम से कम आप मुझे हर साल 20% की रिटर्न्स निकाल के दोगे। तो ये इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा, तो इसका मतलब दोस्तों, जब भी हमने इक्विटी ली, इसका मतलब ये नहीं उसकी कॉस्ट जीरो है, हमें इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं देना। नहीं दोस्तों, जब भी इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, उनकी कुछ एक एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस केस में मान के चलो 20% एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे शेयर होल्डर्स की कि हम इस बिजनेस से, इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स कमा लें। अच्छा, तो इसका मतलब दोस्तों, ये जो हमने इक्विटी रेस किया, इसकी कॉस्ट क्या है हमारे लिए, 20% है। तो जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वही हमारे लिए कॉस्ट बन जाती है। अच्छा, ये इतना सिंपल भी नहीं होता दोस्तों, बट इसके लिए फिर से एक फुल फ्लेजेड चैप्टर आपके सिलेबस में है, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ये सब के बारे में। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जब आपने ये कैपिटल रेस करी, इक्विटी रेस किया, डेट रेस किया, तब आपको कुछ एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। डेट के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ा, इक्विटी के ऊपर हमें इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पड़ा। दोस्तों अभी के लिए आप इतना समझो, इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम चैप्टर नंबर 4 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाके समझ लेंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपके सिलेबस में एक और है, चैप्टर नंबर 6, जो बात करता है लेवरेजेस की। अब ये लेवरेजेस क्या है दोस्तों, जैसे ही आपने डेट रेस किया, है ना, एक फिक्स सोर्स ऑफ फाइनेंस रेस किया, तब आप मान के चल रहे हैं हम एक लेवरेज यूज कर रहे हैं, हमें एक एडवांटेज मिल रहा है। दोस्तों इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग अगेन हम चैप्टर नंबर 6 में लेंगे। तो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों चैप्टर्स हमारे इस कैपिटल को रिलेट करते हैं कि जब हम एक कैपिटल रेस करेंगे तो कैपिटल कैसे रेस करेंगे, किस प्रोपोर्शन में रेस करेंगे, है ना, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स में। इसको कंबाइंड करके क्या बोला जाता है, फाइनेंसिंग डिसीजंस। दोस्तों मैं यहां पे एफडी लिख रहा हूं,
बट इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजंस। कि जब आपको ये वाला बिजनेस रन करना है सीए लिमिटेड का, ठीक है, तब हमने सोचा कि हमें 100 करोड़ रुपए का फाइनेंस चाहिए। तो उस फाइनेंस को रेज करने के लिए हमने कई सारे डिसीजंस लिए, ठीक है, कि हम कितना इक्विटी लेंगे, कितना डेट लेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर यहां पे उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और अगर डेट रेज किया तो हमने लेवरेज लिया। तो ये सब इन तीनों को मिला के हमारे पास क्या बना? फाइनेंसिंग डिसीजन बना। ठीक है, तो ये हुआ पहला डिसीजन जो हम सीखने वाले हैं ताकि आप अच्छे से बिजनेस रन कर पाओ। देखना, जब आप ये करना सीख गए ना, तो आपको पैसा कहां से रेस करना है, कितना रेस करना है, किस प्रोपोर्शन में रेस करना है, वो सब आप सीख जाओगे। अच्छा, चलो बधाई है दोस्तों, मैंने अब आपके बिजनेस में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है, इस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर दिया। अब आप इस 100 करोड़ का अचार थोड़ी डालोगे, है ना। 100 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में आ गए। अब आप क्या करोगे? इस पैसे से बिजनेस करोगे। जो हमने एफएमसीजी बिजनेस सोचा था, सर्फ का बिजनेस सोचा था, सर ये बिजनेस कैसे करते हैं दोस्तों, वो भी आपको सिखाऊंगा। तो बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, कुछ एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, कुछ एक आपको अपना पीपीई बिल्ड करना पड़ेगा दोस्तों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सीख के आए हो ना आप अकाउंट्स में, बिल्कुल। तो एक बार पैसा आ गया, अब बारी है इसको इन्वेस्ट करने की, है ना। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करो, यानी कि इससे आप पीपीई क्रिएट करो, या फिर इसको फिक्स्ड एसेट्स बोल लो। अच्छा, पीपी या फिर फिक्स्ड एसेट्स। तो दोस्तों यहां पे आपने अब जो पैसा रेज किया उसको इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? इन्वेस्टिंग डिसीजंस, आईडी। तो ये दूसरा डिसीजन है आपकी जिंदगी में, जिसमें जब एक बार आपने पैसा रेज कर लिया तो कहां उस पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि उस पैसे का यूज अच्छे से हो पाए, जिसमें कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, कुछ एक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। दोस्तों इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। कहां पे सीखेंगे? चैप्टर नंबर 7 में हम सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में सीखेंगे। अच्छा, तो अगर हाईलाइट करूं, ये आपका पहला डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन, और ये आपका दूसरा डिसीजन आ गया अभी इन्वेस्टिंग डिसीजंस। अब दोस्तों आपको बिजनेस रन करने के लिए क्या सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स की रिक्वायरमेंट है? क्या सिर्फ पीपीई या फिर फिक्स एसेट्स चाहिए? नहीं, आपको करंट एसेट्स भी चाहिए होते हैं। आपको कुछ एक पैसा इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ एक पैसा हो सकता है आपको डेटर्स में इन्वेस्ट करना पड़े, अकाउंट रिसीवेबल्स में रखना पड़े, कैश में रखना पड़े, बैंक बैलेंसेस रखने पड़े। तो दोस्तों करंट एसेट्स भी आ जाते हैं। अच्छा, फिर दोस्तों इस पैसे की इन्वेस्टमेंट एक आप करने वाले हो हमारे करंट एसेट्स में, ठीक है, इसको मैं सीए लिख रहा हूं, फुल फॉर्म है इसकी करंट एसेट्स, ठीक है, या फिर करंट लायबिलिटीज भी आ जाएंगी, है ना। तो यहां पे शॉर्ट टर्म आ गए आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल। अगर तो आपने ये टर्म पहले सुनी हुई है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दोस्तों इसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। कहां पे? चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर 9 आपको सिखाएगा कि कैसे आपको ये वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने हैं, कितने करंट एसेट्स होने चाहिए, कितने करंट लायबिलिटीज होने चाहिए। तो ये सब भी हम यहां पे सीखने वाले हैं। तो समझ आया दोस्तों, मैं आपको साथ साथ इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू भी दे रहा हूं कि किस चैप्टर में हम क्या जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अब दोस्तों मान के चलो कि जो 100 करोड़ हमने रेज किया था ना, आपने 100 करोड़ को अच्छे से इन्वेस्ट किया और सारा साल बिजनेस किया, बहुत अच्छा बिजनेस किया, क्योंकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हो। तो जब आपने बिजनेस किया, आपने प्रॉफिट कमाया होगा साल के एंड में। मान के चलो एग्जांपल लेते हैं कि आपने जो प्रॉफिट कमाया, जिसको मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा हूं,
दोस्तों इसको ईबीआईटी भी बोला जाता है। अब ये ईबीआईटी क्या चीज है? ईबीआईटी होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो जब आप अपना P&L स्टेटमेंट बनाते हो तब उसमें आप ये चीजें सीखोगे, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में आपको सब सिखाऊंगा, बट अभी एक बार आप हाई लेवल पे समझो। आपने सारा साल बिजनेस किया, तब आपने कुछ एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, ईबीआईटी कमाया। कितना कमाया? मान के चलो 100 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया था, है ना। मान के चलो आपने 25 करोड़ रुपए यहां पे कमा लिए, तो 25 करोड़ का आपने यहां पे प्रॉफिट कमा लिया है साल के एंड पे। तो इसमें ये जो हमने यहां पे मैनेजमेंट नहीं हायर करी थी, इसने सैलरीज ले ली, सब खर्चे वर्चे हो चुके हैं। अब भी आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, तो जैसे ही मुझे खबर मिली कि ये सीए लिमिटेड ने बिजनेस बहुत अच्छा किया है, इसने ना बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा लिया, तो मैं आपके पास भागता भागता आया। एसडी सर आपके पास भागते भागते आए, आपको बोला दोस्तों आपने अच्छा बिजनेस कर लिया है, अब ना ये कमाई 25 करोड़ मुझे वापस करो, क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूं, ये बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया, तो आप वो पैसा मुझे रिटर्न वापस कर दो इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। तो आपने बोला सर ऐसे कैसे? हम भी समझदार हैं। मैनेजमेंट बोलती है हमने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी है। तो मैंने बोला बताओ क्या पढ़ा है आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? तो फिर आप बोलते हो सर आप ना भूल रहे हो कि आपने हमें इक्विटी दिया 60 करोड़ का और डेट दिया 40 करोड़ का। तो आपने जितना जितना हमें पैसा दिया है, हम अपनी रिटर्न्स भी उसी हिसाब से देंगे। एग्जाम्पल दोस्तों, सबसे पहले ये आया ईबीआईटी। आपने बोला हमें कि आप सारा पैसा नहीं लेके जा सकते, सबसे पहले हम इसमें से आपको इंटरेस्ट पे करेंगे जो आपने डेट रेज किया है। क्योंकि ये क्या है? ईबीआईटी है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब अभी इस पैसे में से एक तो इंटरेस्ट माइनस होना है और टैक्सेस भी माइनस होने हैं। अच्छा, तो अगर मैं यहां पे सबसे पहले एक इंटरेस्ट माइनस करूं, है ना, इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा? सर हमने ना 40 करोड़ रुपए रेज किया था 8% के हिसाब से, तो हमें मैनेजमेंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इंटरेस्ट बताओ कितना आया? तो ये होगा 40 इंटू 8%, है ना, 3.2 करोड़। तो यहां पे हमने 3.2 करोड़ इंटरेस्ट पे कर दिया है। अच्छा दोस्तों माइनस करो, कितना बकाया बचा? 21.80 करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपसे एक तो इंटरेस्ट लेके जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको डेट दिया था, तो डेट के ऊपर ये 3.2 करोड़ आप मुझे वापस कर दोगे। अच्छा, अब दोस्तों ये जो बकाया पैसा बचा है, क्या ये आप सारा का सारा मुझे दे दोगे बोल के कि ये तो चलो इक्विटी वालों का पैसा है? नहीं, इसके बाद आप मैनेजमेंट फिर से अपना दिमाग चलाओगे, फिर से कुछ एक डिसीजंस लोगे। सर इसका क्या मतलब है? देखना, पहले तो ये P&L समझो, ठीक है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पे हमारे पास ईबीटी आ जाएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। तो मान के चलो टैक्सेस कुछ भी नहीं है, ठीक है, टैक्स रेट हमारा 0 है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, पैट या फिर अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, वन एंड द सेम थिंग है, जो मर्जी बोल लो। कितना है हमारे पास? 21.80 करोड़। समझ आया? अच्छा, अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे किसका हिस्सा है? कौन इसको ओन करता है? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि कुछ प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ जाना वाना नहीं है, तो जो ये सारी की सारी कमाई है किसको मिलेगी? हमारे इक्विटी वालों को मिलेगी। अच्छा, तो फिर मैं आपसे भागता भागता आया, फिर से मैंने एकदम दौड़ लगा के आया क्योंकि यहां पे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मैंने आपको बोला कि मैं आपकी कंपनी में एक इक्विटी इन्वेस्टर हूं, ठीक है, तो ये जो आपने सारी कमाई कर ली है, अब ये सारी कमाई आप मुझे वापस करो बीइंग एन इक्विटी इन्वेस्टर। तब आपने बोला सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आपको हमारी कंपनी की कमाई लेके जाने दे? तो यहां पे आप एक डिसीजन लोगे कि कितना डिविडेंड
आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटोगे, तो यहां पे आप अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के 2 हिस्से कर दोगे, ठीक है। एक हिस्सा हो जाएगा डिविडेंड का, तो जो बकाया बचा वो आप कर लोगे रिटेन्ड अर्निंग्स, पढ़ा हुआ है ना अपने अकाउंट्स में। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? जो पैसा बचा उसको आप रिटेन करके अपनी बैलेंस शीट में ले जाओगे, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दोगे। बिल्कुल। तो मान के चलो आपने डिसाइड किया कि हम ना इक्विटी वालों को डिविडेंड पे करेंगे, मान के चलो 10 करोड़ का, ठीक है। तो 10 करोड़ आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब जो बकाया पैसा बचा 21.80 करोड़ माइनस 10 करोड़ करके, तो जो 11.80 करोड़ आया वो आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दोगे इन द नेम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। दोस्तों समझ आया बिजनेस कैसे चलता है, कैसे यहां पे डिसीजन मेकिंग करती है मैनेजमेंट। सर आपने डिसाइड तो कर दिया कि डिविडेंड 10 करोड़ होगा, पता कैसे चलेगा कि इस 21.80 करोड़ को कितना डिविडेंड बांटे, कितना रिटेन करें? सर ये स्प्लिट अप कैसे समझ आएगा? दोस्तों उसके लिए ICAI ने आपकी जिंदगी में एक और चैप्टर डाल दिया है जिसका नाम क्या है? डिविडेंड डिसीजंस। बिल्कुल दोस्तों, तो यहां पे एक डिविडेंड डिसीजंस करके चैप्टर नंबर 8 है आपकी जिंदगी में। ये डिविडेंड डिसीजन चैप्टर नंबर 8, उसमें हम जाके सीखने वाले हैं कि कैसे आपको पता चले कि कितना डिविडेंड आपको बांटना है, कितना डिविडेंड आपको रिटेन करना है। तो ये सब हम वहां पे सीखने वाले हैं। चलो दोस्तों एक काम करो, काफी कुछ मैंने आपको बता दिया है बिजनेस के बारे में, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो एक बार इसका स्क्रीन के ऊपर आपके आ गया सारा डायग्राम, ठीक है। तो जो तो बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, वो चाहिए तो आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास क्लास नोट्स मिल जाते हैं। तो क्लास के बाद आप इन क्लास नोट्स में से, बोर्ड नोट्स में से जो गूगल ड्राइव पे अपडेटेड होते हैं उसमें से जाके आराम से इसको कर सकते हो नोट, ठीक है। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, घर बैठे देख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट क्या है कि एक बारी क्लास को यहाँ पे पॉज कर लो, है ना, क्योंकि आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप पॉज करो, आराम से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइव वाले बच्चों को मैं यहाँ पे टाइम दे सकता हूँ चाहिए तो, बट फिर ऐसे क्या होगा कि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होने के चांसेस रहेंगे। अब हो सकता है कोई 5 मिनट में नोट करे, किसी को 10 मिनट लग जाए, है ना। तो बेस्ट अप्रोच यही रहेगी लाइव वाले बच्चों के लिए, ठीक है, कि आप जो बोर्ड नोट्स हैं उधर से आराम से ये चीजें नोट कर लेना अपनी कॉपीज के अंदर। अभी आप चीजें समझ से चलो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कुछ कुछ चीजें साथ साथ भी नोट कर सकते हो। चलो दोस्तों एक काम करते हैं, वैसे भी हमने एक बार ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया है, एक ब्रेक लेके आते हैं आराम से, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक होगा, आप भी ब्रेक ले लो, मैं भी ब्रेक ले लेता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये क्लास को शुरू करेंगे, रिज्यूम करेंगे। तब तक लाइव वाले बच्चे अगर आपको चाहिए तो ब्रेक ले लो, वरना आप इसको नोट भी कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टाइमर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ब्रेक मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक बार कंफर्म कर दो इफ यू आर ज्वाइंड बैक, फिर हम शुरू करते हैं तैयारी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों। चलो, तो यहां तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, ठीक है। मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है कि हम डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट टॉपिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया 9 चैप्टर्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 तो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर ही है, तो जिसको मैं यहाँ पे ऑलरेडी कवर करवा रहा हूँ, वो चैप्टर नंबर 1 हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ 3 दोस्तों, अभी आता हूँ, रुको जरा। 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे करके दोस्तों आपकी सारी की सारी FM सजा के इंस्टीट्यूट ने हमारे आगे रख दी है, जिसको हम एक एक करके अब डीकोड करेंगे, क्रैक करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स को, डिफरेंट एरियाज को, ताकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाओ। कल को अगर आपको एक बिजनेस चलाना हो तो आप इतने ज्यादा खुद को इक्विप हो जाओ कि आप उस स्टार्टअप को, उस बिजनेस को चला पाओ। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अब मुद्दा आता है चैप्टर नंबर 3 का। दोस्तों जो बाकी सब चैप्टर्स हैं वो इंटरनल चैप्टर्स हैं, यानी डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, इन्वेस्टिंग डिसीजन हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक और चैप्टर है आपकी जिंदगी में, चैप्टर नंबर 3, जो है रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में क्या होगा दोस्तों कि जब आपके सारी बैलेंस शीट P&L बन गया, सारा साल आपका बीत गया, तो आपको उन रेशियोज को एनालाइज करके जब अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को कुछ एक बताना है, जैसे करंट रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, तो उन सब रेशियो को हम यहाँ पे सीखने लगे हैं, जो कि एनालिसिस के लिए यूज करोगे आप, डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों वो बाद की बातें हैं, चैप्टर नंबर 3 बाद में कवर करेंगे, बट अभी के लिए आपको हाई लेवल पे समझ आया कि हम कितने ब्यूटीफुली इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में क्या क्या चीजें कवर होंगी। चलो दोस्तों, बहुत हो गई बातें, अब आ जाओ। अगर तो आपको कैप्सूल मिल चुकी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ऐसी रहेगी आपकी कैप्सूल बुक, ठीक है। इसके अंदर आपको ना मैंने ऑलरेडी कई जगह पे व्हाइट स्पेसेस दे दिए हैं। अब जैसे ये चीज है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू FM, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको व्हाइट स्पेस दे दिया। अब आपका काम क्या है कि इन व्हाइट स्पेसेस को आप भरो, ठीक है, और इन चार्ट्स को कंप्लीट करो। जो हमने कॉपी में बनाया दोस्तों, बहुत डिटेल्ड बनाया, तो अगर आपको पहली बार पढ़ना है उधर से पढ़ सकते हो। क्विक रिवीजन के लिए दोस्तों आप यहां से ये चार्ट खुद बना सकते हो। अच्छा,
दोस्तों एक्सप्रेस नोट्स में ये सब रेडीमेड आपके लिए ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो ऐसा आपका कैप्सूल है, ठीक है, इसमें भारी भरकम ज्ञान है ना, जैसा जैसा जो जो आईसीए बताता है सब कुछ आईसीए के लैंग्वेज में आईसीए के हिसाब से दे रखा है। अच्छा, फिर आती है आपकी एक्सप्रेस नोट्स। दोस्तों एक्सप्रेस नोट्स में सब कुछ ब्यूटीफुली आपके लिए समराइज करके प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी पहुंच गया। तो जैसे आप देखोगे उधर ब्लैंक था, इधर मैंने ऑलरेडी भर दिया है, ठीक है। तो इस बेसिस पे, क्योंकि ये तो चैप्टर 1 है, ठीक है, जिसमें आपको एक बार आइडिया दे रहा हूं, तो जब जब हम क्लासेस लेंगे दोस्तों, मेजरली क्लासेस हम डिटेल्ड करेंगे, बट जब मैं आपकी रिवीजन करवाऊंगा डेली, या फिर साथ साथ आपको इन एक्सप्रेस नोट्स को भी रिव्यू करवाता रहूंगा, ताकि आपको पता चले कि जैसे जो हम उधर पढ़ के आए हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस, 3 तरह के डिसीजन पढ़े, तो उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में यहाँ पे समराइज करके लिख दिया है, ताकि आपको 1.5 दिन में आपका टाइम सेव हो सके, फटाफट से आपके रिविजन्स हो जाएं। अच्छा, एक बार समराइज कर ही लें। देखना, सबसे पहले हमने देखा कि अगर आपको कुछ बिजनेस करना है, मान के चलो यहाँ पे हमें सीए लिमिटेड का बिजनेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एफडी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें एक तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आएंगे, ठीक है, जैसे कि हो गया ये हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। फिर दोस्तों 3 डिसीजन और आएंगे आपके इस फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ही। क्या क्या? एक तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जब आपने कैपिटल यहां पे रेज करी है ना, तो उसका इक्विटी का कॉस्ट होगा, डेट का कॉस्ट होगा, जैसे हमने समझा। फिर यहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर, किस रेशियो में इक्विटी रेज करें, किस रेशियो में डेट रेज करें, उसके बारे में सीखेंगे। और यहां पे लेवरेजेस के बारे में भी हम सीखने वाले हैं। चल, ये तो हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। अब आपके बिजनेस में पैसा आ गया। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फाइनेंस, जिसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग डिसीजंस, जिसमें हम मेजरली कवर करेंगे हमारे फिक्स्ड एसेट्स या फिर हमारे पीपीई को, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसके अलावा दोस्तों वर्किंग कैपिटल के बारे में भी हम सीखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर तो लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गए तो वो गया चैप्टर नंबर 7 में इन्वेस्टिंग डिसीजंस। शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज गए आपके वर्किंग कैपिटल में, ठीक। फिर दोस्तों आपने कुछ सारे साल में प्रॉफिट किया था, जैसे हमने 25 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो ये आपकी रिटर्न्स होगी P&L। अब इसका कुछ आप स्प्लिट अप करोगे, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस, जिसमें आप पे बैक करोगे, फिर जो भी डिविडेंड आएगा वो आप अपने इक्विटी वालों को डिविडेंड पे बैक कर दोगे। समझ आया दोस्तों? समराइज्ड मैनर में ऐसे करके आपके चार्ट्स बन सकते हैं, ताकि क्विकली आपकी रिवीजन हो जाए। अब आपके लिए टेबल भी बन गया। देखना, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से लाएं, कहां से लाएं, कितना कितना लाएं, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, कितना डेट, कहां से लाएं, तो ये मेजरली फाइनेंस की प्रोक्योरमेंट से डील करता है। अच्छा, फिर दोस्तों आगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसमें हम कहां और कितना इन्वेस्ट करें के बारे में सोचेंगे, कि कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, कितना कितना इन्वेस्ट करें, इसके बारे में सीखेंगे। जिसमें फिक्स्ड एसेट्स यानी कि हमारे नॉन करंट एसेट्स। दोस्तों अगर तो आपको शॉर्ट फॉर्म सही लग रही है तो सही है, बट ना एक बार आप फुल फॉर्म लिख लो, है ना, फिक्स्ड एसेट्स चाहिए तो स्टार मार्क के ऊपर लिख लो, ताकि आपको एक बार ही हो सकता है नया लगे, बट ये बार बार मैंने यूज करी हुई है, तो आपको धीरे धीरे सब यूज हो जाएंगी। एनसी क्या है? नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स उसकी बात की जाएगी, जिसमें हम कैपिटल बजटिंग सीखेंगे। दोस्तों कैपिटल बजटिंग क्या है, कि मान के चलो हमारी कैपिटल है 100 करोड़ की, ठीक है, अब उसको कहां यूज करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, ये सब हम सीखने वाले हैं अंडर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। दीज रिलेट टू यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फिर आ जाएगा डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है, जिसमें कितना सेव करोगे और कितना बांटोगे। सेव करोगे मतलब दोस्तों यहां पे हम रिटेन्ड अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, कि कितना पैसा हम बचा के
बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे, रिटेन कर लेंगे, और कितना पैसा हम शेयर होल्डर्स में बांट देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो वो भी सीखेंगे। इसमें एक डिविडेंड पे आउट रेशियो होती है। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है कि मान के चलो हमने 100 रुपये कमाया, ठीक है, 30 हमने डिविडेंड दिया, 70 हमने रिटेन किया, ठीक है, तो ये 30% क्या हो गया हमारे लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि कितनी हमने कमाई की थी उसका कितना परसेंटेज हमने डिविडेंड बांट दिया, वो होगा हमारे लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्लियर है? ये भी आपकी फाइनेंस से यूटिलाइजेशन को ही रिलेट करता है। तो बेसिकली यहां से हम प्रोक्योर करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन से, और दो जगह इसकी यूटिलाइजेशन होगी, एक तो इन्वेस्टिंग डिसीजंस में, फिर एक डिविडेंड डिसीजन में। ठीक है, तो 3 तरह के आपके डिसीजंस हो गए। क्लियर है दोस्तों? डन डनाडन डन हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे। ये सब्जेक्ट कई बच्चों को ना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बट हम तैयारी अच्छे से करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखना ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। चलो अब आओ दोस्तों अपने कैप्सूल के ऊपर। बस एक आधा टॉपिक और करवाना है, आज की क्लास में हम लाइट ही रखेंगे, ठीक है, बाकी हम कल शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, ये तो अब आप कंप्लीट कर लोगे, ऑलरेडी आपको कॉपी में बनवा दिया, आपके एक्सप्रेस नोट्स में बना हुआ है, तो कैप्सूल में आप खुद एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों आ जाती हैं डेफिनेशंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या हैं? अब देखना ही आपको ऑलरेडी आती होंगी। सर क्या ये एग्जाम से रेलेवेंट है? अ बिग क्रॉस, ठीक है, आपको इनको याद करने की, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार तो रीडिंग कर ही सकते हैं, है ना? तो जो जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन, यानी फाइनेंसिंग कहां से रेज करें, एंड एलोकेशन। अब पैसा एक बार रेज तो कर लिया, अब उसको यूज भी तो करना है, कहां एलोकेट करोगे? इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, वर्किंग कैपिटल एटसेट्रा ऑफ फंड्स with an objective to make profit और dividend for the owners। दोस्तों इस डेफिनेशन में तीनों डिसीजन हमारे छुपे हुए हैं। देखना, ये पहला डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन, ये दूसरा डिसीजन इन्वेस्टिंग डिसीजंस, और ये तीसरा डिसीजन हमारा वर्किंग डिविडेंड डिसीजंस, है ना? तो पैसे को रेज करो, पैसे को इन्वेस्ट करो, उसको ग्रो करो, और जो रिटर्न्स आई उसको फिर डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को वापस कर दो। चलो, ऐसे ही दोस्तों और भी डेफिनेशंस हैं, जस्ट एक बार आप रीड थ्रू कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि जो फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उसको प्लान करना कि कहां से रेज करेंगे, कहां यूज करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल, acquiring, financing, managing assets to accomplish the overall goal of a business enterprise, कि आप अपने एसेट्स को फाइनेंस करो, मैनेज करो, ताकि आप अपने गोल्स को मीट कर पाओ। सर ये बिजनेस का गोल क्या है? बिजनेस का ओवरऑल गोल होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसके बारे में हम कल की क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या इसका मतलब है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का। दोस्तों एक हिंट मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, शेयर के प्राइस को बढ़ाना, है ना? तो अगर आप शेयर मार्केट फॉलो करते हो, आपने देखा होगा कि यहां पे शेयर्स के रेट रोज बढ़ते हैं, कम होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ, एक काम करते हैं, यहां पे आ जाओ क्रोम पे, हम सर्च करते हैं रिलायंस का शेयर प्राइस। रिलायंस कंपनी सबने सुना होगा। अच्छा, तो दोस्तों अगर यहां पे आप देख रहे हो, आज के दिन जो शेयर का रेट है वो थोड़ा सा डाउन गया है ना, 0.81, क्योंकि आज रिजल्ट्स आ रहे हैं, काउंटिंग हो रही है लोकसभा सीट्स की, 4 जून है दोस्तों। तो आने वाले 5 साल हमारी कंट्री के लिए कैसे बीतने वाले हैं उसका फैसला आज होने वाला है।
तो इसीलिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल है हमारी, है ना। तो ऐसे करके आप यहां पे शेयर का रेट देख सकते हो। अच्छा, अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं, ये 1 साल होराइजन की बात करोगे आप, है ना, तो ऐसे करके कुछ हमारे शेयर का प्राइस होता है। अब ये 2996 क्या है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का नाम। तो अराउंड 3000 का पर शेयर का रेट है रिलायंस का। अच्छा, जो कि पिछले 1 साल में 20% से बढ़ा है। तो अगर आप यहां पे देखोगे सेंटर में, है ना, 20% से शेयर का रेट बढ़ गया, यानी कि 518 से हमारे शेयर का रेट बढ़ा है। दोस्तों यही तो बिजनेस का गोल है जो अंबानी साहब बिजनेस कर रहे हैं। हम यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, ताकि हम अपने शेयर का रेट बढ़ा पाए। इसीलिए दोस्तों हम यहां पे बात करेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, कि जिससे हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाए। दोस्तों अब आने वाला जमाना क्या है, एक तो आप वेल्थ मैक्सिमाइज करोगे, शेयर्स के रेट को बढ़ाओगे। दूसरा दोस्तों, हमारे जो पॉजिटिव कैश फ्लो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं रादर देन द बुक प्रॉफिट। सर इसका मतलब क्या है। दोस्तों देखना, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, 3 बनती हैं मेजरली, एक बैलेंस शीट, P&L और एक कैश फ्लो, है ना। बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो। चलो ये तो इधर तो अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखते हैं, छोड़ो। जो मेन प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहां दिखती है, P&L में दिखती है, बिल्कुल। यहां से आपको प्रॉफिट्स पता चलते हैं, कैश फ्लो से आपको अपने कैश फ्लो पता चलते हैं, बिल्कुल। बट ऑथर क्या बोल रहा है कि अब जैसे जैसे जमाना ना आगे बढ़ रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट की तरफ नहीं इतना ध्यान दे रहे, उनका ज्यादा ध्यान कैश फ्लोज की तरफ हो रहा है, कि जो कंपनी है उसके कैश फ्लोज पॉजिटिव होने चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो सीख के आए हो ना दोस्तों आप अकाउंट्स में, बिल्कुल उन्हीं की बात की जा रही है। ऐसा क्यों है दोस्तों, वो ये बोलता है कि अगर आपके कैश फ्लोज मान के चलो पॉजिटिव हैं, ठीक है, कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं, तो आपका बिजनेस सरवाइव कर जाएगा, आपका बिजनेस खत्म नहीं होगा इवन इफ आप लॉसेस कर रहे हो, है ना। अगर ये कॉम्बिनेशन है जिसमें कैश फ्लोज तो पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, बट लॉसेस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिजनेस सरवाइव कर जाएगा। बट अगर कैश फ्लोज ही नेगेटिव हो गए दोस्तों, पैसा ही नहीं है, कैश ही नहीं है बर्न करने के लिए, तो बिजनेस कहां से चलाओगे, आपका बिजनेस यहां पे शट डाउन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसलिए बोला जाता है कि जब जब आपने स्टेटमेंट्स बनानी है, यहां आप एज एन इन्वेस्टर भी ध्यान दोगे, आपको अपने कैश फ्लोज पे ज्यादा ध्यान देना है कि हमारे कैश फ्लोज पॉजिटिव होने चाहिए, बुक प्रॉफिट नेगेटिव भी होंगे, मतलब वैसे तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव हो, बट कैश फ्लोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया दोस्तों। तो कह रहा है कि इन टूडेज वर्ल्ड वेयर पॉजिटिव कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक प्रॉफिट, FM कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू इंश्योर अ पॉजिटिव कैश फ्लो। कि हम अपनी बिजनेस का फ्यूचर ऐसे प्लान करें, एसेट्स कुछ ऐसे खरीदें, इन्वेस्टिंग डिसीजंस ऐसे करें, डिविडेंड डिसीजंस ऐसे करें दोस्तों, कि हमारा जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव रह पाए। समझ आ रहा है दोस्तों। तो कितना ये अच्छा सब्जेक्ट होने वाला है, कितना कुछ हम इस सब्जेक्ट में से सीखने वाले हैं। चलो दोस्तों, ये बाकी की डेफिनेशंस हैं, एक दो ऐसे ही एक्स्ट्रा डेफिनेशंस हैं, चाहिए तो एक बार आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एक टॉपिक आज कवर करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे, कल आपको ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली हम एंड करवा देंगे। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग द इन्वेस्टमेंट। देखना दोस्तों वही चीजें हैं, बस वर्ड्स अलग अलग यूज किए हुए हैं। प्लानिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टिंग डिसीजंस, फंडिंग द इन्वेस्टमेंट का मतलब फाइनेंसिंग डिसीजंस, फिर मॉनिटरिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट बजट्स एंड मैनेजिंग गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हो गया अपना डिविडेंड डिसीजंस, कि कितना डिविडेंड दें, कितना पैसा खुद के पास रिटेन करें, ठीक है।
अब दोस्तों इसमें से हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि सीधा बता दे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एफएम। बट दोस्तों मैं बताऊं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको रटने रटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप खुद भी लिख सकते हो। देखना, टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स। दोस्तों यहां पे किसकी बात की जा रही है, हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजन की, कि जब आप इन्वेस्टिंग डिसीजंस लोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदोगे, फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे, अच्छे से खरीदना, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कर देना कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट ही हो जाए। मान के चलो आपको सिर्फ 50 करोड़ के एसेट्स चाहिए, आप 70 करोड़ के एसेट ले आए, तो वो 20 करोड़ के एसेट्स तो दोस्तों वेस्ट हो जाएंगे ना। तो इसलिए आपको एफएम इंपॉर्टेंट है। जब आप इन्वेस्टिंग डिसीजंस लोगे तब आपको समझ आएगा कितने के आपको एसेट्स खरीदने हैं, इसलिए एफएम इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग कैश आउटफ्लो विद कैश इनफ्लोज। दोस्तों यहां पे वही कैश फ्लोज की बात की गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव कैश फ्लोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एफएम भी वैसे ही करेंगे, डिसीजंस वैसे लेंगे जिससे हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव आए। इंश्योरिंग दैट देयर इज सफिशिएंट लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। लो, वर्किंग कैपिटल दोस्तों चैप्टर नंबर 9 उसमें हम जाके सीख लेंगे, है ना। अब हो सकता है कि ये चीजें आपको अभी नहीं लगे, बट एक एक लाइन के ऊपर ना हमें पूरा पूरा चैप्टर दे रखा है, तो जब हम वो चैप्टर्स कवर करेंगे बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। सेटिंग सेल्स रेवेन्यू टारगेट्स दैट विल डिलीवर ग्रोथ, ओके। इंक्रीजिंग ग्रोस प्रॉफिट बाय सेटिंग द करेक्ट प्राइसिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दोस्तों ये सब ना हमें कहां पढ़ाया जाता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। तो जो दूसरा पार्ट है पेपर नंबर 6B एसएम, उधर जाके हमें बहुत सारी ये मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज, ये सब पढ़ाया जाता है, तो ये सब हम उधर जाके भी सीखते हैं। फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस आ गए, कॉस्ट एफिशिएंट वेज आ गए, टैक्स प्लानिंग की बात की जा रही है, तो ये आप टैक्स में सीखते हो। तो ये क्या है ना, एफएम डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। कैसे? अकाउंट्स में आप क्या करते हो, जो डिसीजंस लिए उसकी अकाउंटिंग करते हो, है ना, जर्नल एंट्रीज पास करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, P&L बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। बट जो डिसीजंस लेने हैं कि कितनी सेल्स करें, किस प्राइस पे सेल करें, पैसा कहां से रेस करें, कहां इन्वेस्ट करें, तो जो ज्यादा वैल्यू एडिशन वाली एक्टिविटीज हैं दोस्तों वो हम यहां पे सीखने वाले हैं, फाइनेंस में सीखने वाले हैं, और हमें बहुत मजा भी आने वाला है। चलो दोस्तों एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। हमने एक बहुत अच्छा ओवरव्यू लिया है हमारे सारे कोर्स का, हमारे सारे सब्जेक्ट का। तो कल से हम ज्यादा डिटेल्स में डीप डाउन करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं लाइव क्लासेस देखने में या रिकॉर्डिंग देखने में, डेफिनेटली आप कभी भी हमारी टेक्निकल टीम को रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने क्लासेस बाय आउट कर ली हैं तो डेफिनेटली आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि कुछ डाउट्स एंड डिस्कशंस हैं वो डिस्कस कर पाएं। अगर आपको 1-to-1 मुझे रीच आउट करना है आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस बाय करनी है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया bbvirtuals.com है, उधर जाके आप बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शंस इस वीडियो के लिंक में डाल दिए गए हैं, यूट्यूब पे भी ये वीडियो अपलोडेड रहेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा डेफिनेटली लाइक कीजिए वीडियो पे, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को डीप डाइव करेंगे और अच्छे से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बट आज के लिए आपका होमवर्क क्या है कि जो मैंने पढ़ाया आपको आज, एक बार आप ओवरव्यू लो, ठीक है, वो डायग्राम्स बनाओ, ये डेफिनेशंस देखो, ठीक है, एक बार जस्ट रैंडमली गो थ्रू करो कि आपका बुक्स क्या हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट के साथ यूज टू होना शुरू हो। कल से दोस्तों हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, आपको होमवर्क भी मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको फुल डेडिकेशन, पूरी मेहनत, लगन और श्रद्धा के साथ, श्रद्धा किसी की फ्रेंड का नाम नहीं ले रहा दोस्तों, फीलिंग्स की बात की जा रही है, लगन, मेहनत और श्रद्धा के साथ हम यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो प्लीज आप बने रहिए, ठीक है। आई नो क्लासेस का टाइम सुबह का है 7:30 इन द अर्ली मॉर्निंग, मैं भी दोस्तों उठ के आया हूँ, नहा धो के तैयार होके कोट पैंट पहन के खड़ा हूँ, है ना। आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कोट पैंट पहनो, नहीं दोस्तों,
आप आराम से अपने घर के कपड़ों में भी कर सकते हो। बट मैं ये बोल रहा हूं कि डिसिप्लिन मेंटेन करो। सुबह उठो, अच्छे से आओ, क्लासेस में पार्टिसिपेट करो। हमारे अंदर चैट बॉक्स है, चैट के अंदर आप आके डिस्कशंस करो। इसी के साथ हम ऐसे ही डेली पढ़ते रहेंगे, सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अच्छे से आप तैयारी करते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर द टाइम। थैंक यू गाइस, बाय बाय।